हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ लेते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इससे वैसे क्वेश्चंस अभी तक एम्स में आए नहीं हैं, पर इस बार कुछ कुछ ओ टी असिस्टेंट जैसे कि ESIC के पोस्ट भी ऐड हुई हैं, तो हो सकता है थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें आ जाएँ। वैसे मोस्टली तो NSC क्वेश्चन इससे आते हैं हमेशा, तो वही आएंगे, पर एक बार फिर भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा डायाथर्मी। तो डायाथर्मी वर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है डायाथर्मी। ठीक है, तो थर्मी मतलब तो हीट है, टेम्परेचर से रिलेटेड। डाया मतलब थ्रू होता है, तो हीट थ्रू इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ हीट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायाथर्मी रिफर्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूज़ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन से नहीं होता। यूज़ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय हाई फ्रिक्वेंसी करंट, यूज़ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इंफ्रारेड लाइट, यूज़ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय लो फ्रिक्वेंसी करंट। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा हाई फ्रिक्वेंसी करंट ये यूज़ करता है, तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट होएगी उसको डायाथर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट डायाथर्मी कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन से रिलीविंग मसल सोरनेस एंड स्ट्रेन बाय हीटिंग, ये भी ठीक है। डायाथर्मी को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज ए थेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं, कटिंग कोएगुलेशन के लिए, ठीक है, और फल्ग्रेशन के लिए। तो थेरेपी के लिए क्या होता है कि कम हीट देनी पड़ती है पेशेंट को, जो कोई मसल वगैरह डैमेज हो रखी किसी की, तो आप क्या करो, उसको जो हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को रिलीव मिलता है। ठीक है, तो रिलीव मसल सोरनेस एंड स्ट्रेन बाय हीटिंग, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है वार्म टिश्यूज या फिर डिस्ट्रॉय टिश्यूज, ये भी सर्जरी साइड के काम आता है जबकि टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना होता है। थर्ड है कोएगुलेशन प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड सील आउट ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, कट के साथ में क्या करता है, कोएगुलेट भी कर देता है। कोएगुलेट मतलब टिश्यू को जला देता है। जला देने का, जैसे थैली को हम जला देते हैं तो ये गट्टी हो जाती है ना एक जगह, तो उसमें से फिर एकदम टाइट टाइट हो जाती है। वैसे टिश्यूज़ के पास भी ऐसा ही है कि जब उसको कोएगुलेट किया जाता है, जलाया जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ से कैपिलरीज वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो सील्ड हो जाती हैं, तो इस वजह से ब्लड लॉस नहीं होता। तो इसलिए डायाथर्मी को चूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लेड। ठीक है, ब्लेड से आप कट लगाते हैं तो काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो इस चीज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ को कट करने पर ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो इसलिए डायाथर्मी यूज़ की जाती है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल डायाथर्मी मशीन इज़ बेटर नोन एज हार्मोनिक बाइपोलर सर्जिकल कोटरी कूसा। करेक्ट आंसर इसका आएगा सर्जिकल कोटरी। ठीक है, हार्मोनिक अलग होती है, बाइपोलर इसी का पार्ट है सर्जिकल कोटरी का, पर मोस्ट कॉमनली आप हमको करेक्ट आंसर देना है तो सर्जिकल कोटरी आएगी। कूसा भी अलग चीज़ होती है। ठीक है, सबके बारे में पढ़ लेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायाथर्मी कैन बी यूज्ड फॉर। ठीक है, कोएगुलेशन के लिए कर सकते हैं, फल्ग्रेशन के लिए कर सकते हैं, कटिंग के लिए कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। सो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोनोपोलर कोटरी। अब जो कोटरी मशीन होती है या फिर हमारी जो डायाथर्मी मशीन होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, मोनोपोलर, ठीक है, और एक होती है हमारी बाइपोलर। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो मोनोपोलर में क्या होता है कि एक तो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, पेंसिल की तरह पाया जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं कोटरी मशीन, उसको कोटरी टिप उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके पास बटन भी होता है, या फिर अब पेडल फुट से भी आप अटैच कर सकते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, कट कोएगुलेशन वगैरह सब उसके अंदर, फल्ग्रेशन वगैरह उसी से एक से हो जाता है। इसको अब क्या किया जाता है, अकेला ये करंट, अब सबको पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी करंट पे काम कर रहा है, अकेला वो काम करेगा तो क्या होता है, पेशेंट को पूरी बॉडी पे करंट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसको मतलब ज़्यादा डैमेज वगैरह ना हो, बर्न वगैरह ना हो, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो पेशेंट का जो डीप मसल या थिक मसल होती है, वहाँ पे पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। प्लेट होती है वो लगा दी जाती है। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो करंट पास आउट हो रहा है तो उसके थ्रू वो अर्थिंग में चला जाए। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोनोपोलर कोटरी, इट इंक्लूड्स वन एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड वन पेशेंट इलेक्ट्रोड, ये ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड ऑन डीप थिकर मसल। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि पतली मसल पे रखेंगे तो बर्न के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए थिक पे रखते हैं। तो दोनों ऑप्शन ये तो करेक्ट है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वर्क्स ऑन सर्जिकल साइट, ये बात भी ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड सर्जिकल साइट पे काम करेगा। करंट फ्लोज थ्रू पेशेंट बॉडी, पेशेंट की पूरी बॉडी के साथ साथ क्या होता है, फ्लो करता है करंट। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइपोलर कोटरी। बाइपोलर कोटरी कैसे दिखती है, वो ऐसी से दिखती है। ठीक है, ऐसी से, यहाँ पे ये पकड़ने का हैंडल वगैरह होता है इसको, और जैसे चिमटी नहीं होती, चिमटी को अपन प्रेस कर सकते हैं, तो ये भी प्रेस हो सकती है ऐसे। तो प्रेस करने के बाद जो इसके बीच में जो टिश्यू बच जाएगा, और यहाँ से आपने बटन प्रेस किया, कट को अगलेट फल्ग्रेशन जो भी, तो वो टिश्यू के साथ वो एक्शन होता है फिर यहाँ पे आके। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा है कि जो इसका करंट होता है वो यहाँ से गया, टिश्यू के पास स्प्रेड हुआ, सिर्फ वही टिश्यूज़ का पार्ट बनेगा जिसको आप छेड़ रहे हैं। ठीक है, जिसको आप पार्ट बना रहे हैं, इसका टिश्यू के पास जाएगा, वापस यहाँ से जाएगा, और ठीक है, ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसका, यानी कि पेशेंट की पूरी बॉडी के पास ये नहीं जाएगा।
ठीक है। तो बोथ इलेक्ट्रोड्स आर माउंटेड ऑन सेम पैनल स्ट्रक्चर, ये ठीक है। करंट ओनली पासेस थ्रू द टिश्यू बीइंग ट्रीटेड, नॉट होल बॉडी ऑफ पेशेंट, ये भी ठीक है। यूजफुल इन माइक्रो सर्जरी और इन पेशेंट्स विद कार्डिक पेसमेकर, जिनको पेशेंट्स को कार्डिक पेसमेकर लगा हुआ है, तो अगर आप उनको क्या बोलते हैं मोनोपोलर के थ्रू आप करेंगे तो क्या होता है, आप सबको पता है करंट पूरी बॉडी में पास होकर जा रहा था, तो इसकी वजह से पेसमेकर में क्या होता है डिस्टर्बेंस आता है, इंटरफेयर कर लेता है, तो इसलिए मोनोपोलर यूज़ नहीं करते। उन कंडीशंस में बाइपोलर को यूज़ कर सकते हो, पर वो भी सेफली यूज़ करना होता है, ठीक है। या फिर माइक्रो सर्जरीज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूजिंग कोटरी मशीन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, बर्न हो सकता है, कैन डैमेज पेसमेकर हो सकता है, ठीक है। ऑल द ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायथर्मी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो ऑर्थोट्राइटिस में कर सकते हो, क्रोनिक मसल पेन में कर सकते हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कर सकते हो, मेटलिक इम्प्लांट्स में इसको नहीं करते, ठीक है। मेटल जहाँ भी प्रेजेंट है उसमें इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग मोड इन सर्जिकल डायथर्मी यूजेस, ठीक है। कटिंग मोड होता है वो कौन सा, किसको यूज़ करता है, कंटिन्यूस वेव फॉर्म या फिर इंटरमीडिएट वेव फॉर्म, लो फ्रीक्वेंसी डीसी करंट इंटरमीडिएट, सर इसका क्या आएगा, कंटिन्यूस वेव फॉर्म आएगा। कटिंग के लिए क्या करता है, कंटिन्यूस वेव फॉर्म यूज़ करता है। नेक्स्ट है इन फिजियोथेरेपी डायथर्मी यूज्ड फॉर, डायथर्मी किसके लिए यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी में रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इंप्रूविंग सर्कुलेशन, ठीक है, रिलीविंग मसल स्पाज्म, ठीक है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन मोनोपोलर सर्जिकल डायथर्मी द पेशेंट प्लेट यानी कि रिटर्न इलेक्ट्रोड था इज प्लेस्ड, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, क्लोज टू द एक्टिव साइट, ये ठीक है, या फिर ऑन बोन या प्रोमिनेसेंस, नहीं गलत है। फार अवे फ्रॉम एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये भी गलत है। जितना एक्टिव इलेक्ट्रोड के पास में होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसको डैमेज के चांसेस कम होते जाएंगे, तो सबसे पास में रखना है इसको, क्लोज टू द एक्टिव साइट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ पेशेंट इलेक्ट्रोड इज, ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है पेशेंट इलेक्ट्रोड, पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड का, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, नहीं ये नहीं होगा। ग्राउंडिंग पैड इसको बोल सकते हैं, डिस्पर्सिव पैड इसको बोल सकते हैं, न्यूट्रिव पैड इसको बोल सकते हैं। मोर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा इसका, मोर करेक्ट क्या करता है, डिस्पर्सिव फॉर्म के लिए यूज़ होता है, तो ये इसको बोल देंगे डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे नॉर्मली ग्राउंड इलेक्ट्रोड भी इसको बोल देते हैं, न्यूट्रल भी इसको बोल देते हैं। ESU स्टैंड्स फॉर, ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन से ये गलत है। नेक्स्ट है इसके बाद में हार्मोनिक साइनर्जी ब्लेड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकोटरी हमने पढ़ ली, दो तरह की, मतलब इसको डायथर्मी बोलते हैं मेनली, तो दो तरह की काम आती है। एक तो फिजियोथेरेपी में काम आती है मसल सोरनेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए, मसल पेन को रिलीव करने के लिए। दूसरा टिश्यूज़ को डैमेज करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है, कट कोगुलेशन फल्ग्रेशन में काम आती है, ठीक है। दो तरह की थी, मोनोपोलर बाइपोलर। मोनोपोलर में पूरी बॉडी में करंट फ्लो होता है, बाइपोलर में सिर्फ उसी टिश्यू के पार्ट में फ्लो होएगा, ठीक है। पेसमेकर वाले में आप बाइपोलर को सेवली यूज़ कर सकते हैं, मेटल इम्प्लांट्स वाले हैं तो उस पोर्शन पे आप कोटरी मशीन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड था वो कहाँ लगाएंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड के पास में लगाएंगे, या फिर एक बोलते हैं कि थिक मसल पे लगाते हैं, सबसे पास में जो थिक मसल है वहाँ लगाएंगे। अब एक हार्मोनिक साइनर्जी ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी करंट को यूज़ नहीं करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। वाइब्रेशन और थोड़ा सा कम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हीटिंग, ये तो उसके बेसिस पे अपना काम करती है, ठीक है। इसका काम भी वही है, कट कोगुलेशन वगैरह का काम इसका भी है वही है, बस ये थोड़ा एडवांस है डायथर्मी के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज कट निकालता है, ठीक है, एकदम प्रिसाइज निकालते हैं। अब जो छोटे छोटे डेलिकेट टिश्यूज़ हमारे बॉडी में, ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो जो भी हैं टिश्यूज़, माइक्रो टिश्यूज़ हैं, जैसे कि कैपिलरीज वगैरह हो गई, तो उन सब के लिए हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, या फिर ऐसा इक्विपमेंट चाहिए होता है जो प्रिसाइज कट कोगुलेट कर सके, तो हार्मोनिक उसके लिए अच्छा होता है। तो पहला ऑप्शन है यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन टू साइमल्टेनियसली कट एंड कोगुलेट एट सेम टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस यूज़ करता है, ठीक है। हीटिंग इसके अंदर नहीं हो रही है, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस इसके अंदर हो रही हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो क्या कर सकता है इसके साथ में कट और कोगुलेट दोनों कर देता है एक साथ में, ठीक है। सो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर सीलिंग रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर दैन डायथर्मी। अब ये क्या करता है, ये कट के साथ में कोगुलेट भी करता है, कोगुलेट मतलब सीलिंग भी प्रोवाइड करता है। सीलिंग के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर इसका रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू डायथर्मी। डायथर्मी में तो मोर मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी करंट यूज़ कर रहे थे हीटिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, उसकी वजह से सीलिंग हो रही थी। इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसमें क्या था, हाई फ्रिक्वेंसी करंट था, तो प्रिसाइज कट इसमें लगता है, ये भी ठीक है, ये था, ये ठीक था। फोर्थ रिलायबल यानी कि सील्स एंड डिवाइड वेसल्स, यानी कि जो बहुत कम गैप वाले जो वेसल्स हैं एकदम पास में हैं, उनको भी ये रिलायबली आराम से कर लेता है, ठीक है, सेपरेट आउट कर लेता है और उनको डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है वर्सटाइल है। वर्सटाइल इसको क्या बोल रहे हैं कि ऑल फीचर्स डन बाई सिंगल
सिंगल, ठीक है, सिंगल है। कट, कोगुलेशन, डाइसेक्टिंग वगैरह सब कुछ अकेला ही कर पा रहा है, तो कोई वर्सेटाइल नेचर का हो गया है। बार बार आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है कि काटने के लिए ये चाहिए, कोगुलेशन करने के लिए चाहिए, डाइसेक्टिंग के लिए चाहिए, सभी इसके अंदर आ गया। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है हार्मोनिक स्कैल्पल यूजेस, ऑप्शंस है डिलीवरिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट टू टिश्यूज, कटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ टिश्यूज, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें गलत था, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। लेजर वाइब्रेशन, लेजर वेपराइजेशन इसमें नहीं होता, ठीक है, ये भी इसमें नहीं होता, ठीक है। फिजियोथेरेपी बच गया कौन सा, सेकंड ऑप्शन, कटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ टिश्यूज यूजिंग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्मोनिक स्कैल्पल। एडवांटेजेस क्या है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, रिकवरी टाइम कम हो जाता है, प्रीसाइज कट लगते हैं, क्योंकि आसपास के फालतू कट नहीं लगा रहे हैं, ये एकदम प्रीसाइज है। रिडक्शन ऑफ लिटल थर्मल टिश्यू डैमेज हो रहा था पहले टेम्परेचर की वजह से, वो भी इसमें नहीं होगा। क्लियर सर्जिकल फील्ड एज वेरी लेस स्मोक प्रोड्यूस, ठीक है। डायथर्मी में क्या होता है, टिश्यू जलता है तो उसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा जल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, ज़्यादा प्रीसाइज कट भी लग रहा है, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या होता है कि फालतू डैमेज ही कुछ कर नहीं रहा, तो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायथर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कूसा, ठीक है। अब ये तीसरा अलग से इक्विपमेंट आ चुका है, पहला डायथर्मी था, दूसरा हमारा हार्मोनिक स्कैल्पल पड़ा, तीसरा हम पढ़ेंगे अब कूसा। कूसा का मतलब होता है कैविट्रोन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करता है, ठीक है, कट और ये कोगुलेट वगैरह सब करने के लिए। इसकी खास बात है कि ये साथ में एस्पिरेट भी करता रहता है, जो चलो वो भी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेंगे। पहले फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना आप, कैविट्रोन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर इसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कूसा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एंड कैविटेशन पे काम करता है, ठीक है। कैविटेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ये गोला था, इसको क्या करता है, ये ऐसे प्रेशराइज डालता है, अल्ट्रासोनिक वेव से डालता है कि ये पहले इसको ऐसे बनाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये इसको एकदम ऐसे ऐसे कर देगा, उसके बाद में क्या कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको बोलते हैं कैविटेशन इफेक्ट, ठीक है। और किसकी यूज़ के ले रहा है, ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की यूज़ ले रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वो होती है जो हमारी ऑडिबल रेंज से ऊपर जा रहा है। ऑडिबल रेंज होती है हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो अल्ट्रासोनिक क्या आएगा 20,000 से ऊपर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑडिबल रेंज पूछा है, तो 20 से 20,000 हम सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक मतलब जो हम सुनते हैं मिनिमम 20 हर्ट्ज, उससे कम होना चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से कम, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कूसा टिश्यू फ्रेगमेंटेशन अकर्स ड्यू टू, ठीक है। कूसा के अंदर टिश्यू फ्रेगमेंटेशन किस वजह से हो रहा है, तो वो होता है कैविटेशन की वजह से, मैंने आपको बताया था कैविटेशन इफेक्ट कैसे काम करता है, बीच बीच में कम करते अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को यूज़ कर सकता है, बीच बीच में कैविटी क्रिएट करता है, कैविटी क्रिएट करता करता है उनको फ्रेगमेंट्स को अलग अलग बांट देता है, ठीक है। तो कैविटेशन पे ये काम करता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू टाइप इज सेलेक्टिवली रिमूव्ड बाय कूसा, ठीक है। कौन से टाइप का टिश्यू है जिसको ये कूसा रिमूव कर सकता है, तो ऐसे टिश्यू जिनके अंदर पानी भरा हुआ और जिनके अंदर इंट्रासेलुलर जो बोन्ड था वो वीक हो, कमज़ोर हो, या फिर सॉफ्ट टिश्यूज आप बोल सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू विद हाई वाटर कंटेंट, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ठीक है। तो उनको ये क्या कर सकता है, कूसा हलक कर सकता है, ठीक है, जल्दी रिमूव कर सकता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है देख लीजिए सॉफ्ट टिश्यू विद हाई वाटर कंटेंट, जिसमें ट्यूमर और लाइपोमा दोनों आ जाते हैं। कूसा साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स, ठीक है, कटिंग अकेला कटिंग नहीं करता, हीटिंग प्लस कूलिंग नहीं करता, इमेजिंग प्लस कटिंग नहीं करता, कटिंग प्लस कोएगुलेशन प्लस सक्शन तीनों एक साथ करता है ये, ठीक है। एस्पिरेटर भी है क्योंकि इसके अंदर फुल फॉर्म में आ रहा है कैविट्रोन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर, एस्पिरेटर मतलब क्या करेगा, सक्शन भी करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कूसा इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, सबसे कॉमनली किस में यूज़ करते हैं, न्यूरोसर्जरी में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूसा यूजेज व्हाट एडिशनल सिस्टम फॉर टिश्यू रिमूवल, ठीक है। तो एडिशनल क्या सिस्टम है टिश्यू रिमूवल के लिए, वो तोड़ तो देगा, कैविटेशन उसने कर दिया, फ्रेगमेंटेशन उसने कर दिया, अब क्या करेगा साथ में उसको उठा भी लेगा, वहाँ से उठाने मतलब इरीगेशन भी कर लेगा, सर्जिकल प्लस इरीगेशन, सक्शन प्लस इरीगेशन दोनों करता है, ठीक है, पानी के साथ उसको उठा के ले जाता है। तो कूसा टिप इस मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है, वो होता है टाइटेनियम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इरीगेशन फ्लूड इन कूसा इज जनरली, जो इरीगेशन के लिए फ्लूड आप दे रहे हैं वो कौन सा होता है, NS होता है, नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन इफेक्ट इन कूसा इज बेस्ट सीन इन टिश्यूज विद, ठीक है, कौन से टिश्यूज में ज़्यादा देखा जाता है, तो वो देखा जाता है हाई वाटर कंटेंट, जिसके अंदर हाई वाटर कंटेंट है, फिर वीक इंट्रासेलुलर बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि ट्यूमर और लाइपोमा हो गए। नेक्स्ट है कूसा नोजे कॉजेज मिनिमल डैमेज टू, किसको सबसे कम डैमेज करेगा ये सबसे कम डैमेज करता है, ये क्या नाम है, नर्व्स एंड वेसल्स को, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज है, ठीक है। और जो नर्व्स और वेसल्स क्या होती है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इंटरसेलुलर बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको डैमेज कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये वाटर कंटेंट वाला पार्ट नहीं है कि इसको ये कैविटेशन फ्रेगमेंटेशन कर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कूसा कैन बी यूज्ड इन अकाउस्टिक न्यूरोमा में यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजियो में यूज़ कर सकते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर में कर सकते हैं। तो सभी में इसको कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर या फिर लाइपोमा की दोनों में किसी में भी कर सकते हैं इसको। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। की बेनिफिट ऑफ कूसा एंड ट्यूमर सर्जरी, की बेनिफिट क्या है कि टोटल ट्यूमर एक्सीजन विद सैंपल वेसल स्पेयरिंग, ठीक है, ये तो इसका ठीक है। प्रोवाइड्स रेडियोथेरेपी गलत है, अवॉइड एनेस्थीसिया ये भी गलत है, बर्न ट्यूमर ये भी गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा कि वेसल्स को बिना छेड़छाड़ किए वहाँ से ट्यूमर को निकाल देता है, ठीक है, कैविटेशन और फ्रेगमेंटेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर दैट आर सिंथेसाइज। अब क्या पढ़ने वाले हैं, सूचर शुरू हो गए, ठीक है। 3 हम पढ़ लिए, डायथर्मी पढ़ लिया, हार्मोनिक स्काल्पल पढ़ लिया, साथ में कूसा पढ़ लिया, और कूसा के बाद में हम लास्ट में सूचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली सर्जरी साइड से इतना ही पूछता है, बाकी कुछ सर्जिकल टर्म्स होती हैं यूज़ करते हैं वो लास्ट के इसमें, इस वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएंगी, तो वो पूछ सकता है। बाकी एकदम ही ज़्यादा डीप, इससे ज़्यादा कुछ जाता नहीं है सर्जरी साइड में। एकदम ही सबसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा है तो वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स आज तक अभी एम्स में पूछे नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा एक बार करके देख लेना नॉर्मली। बाकी थोड़ा बहुत मैं मॉडल पेपर्स में डाल दिया करूँगा, ठीक है। बाकी तो मैक्सिमम इतना ही पूछ सकता है। सो सूचर्स पढ़ लेते हैं। सूचर्स में क्या है, नेचुरल फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी आफ्टर रिकवरी ऑफ वाउंड आर, ठीक है। जैसे हमारे को कोई चोट लगती है तो उसके बाद में क्या होती है, उसकी रिकवरी होती है। रिकवरी होती है तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, फाइबर्स सिंथेसाइज होते हैं, नेचुरली फाइबर्स होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया था, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। एब्जॉर्बेबल के अंदर, इसके अंदर भी क्या निकलते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल, और इसके अंदर भी क्या निकलते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन था वो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल था, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर्स मीन्स, सूचर का मतलब क्या है, ठीक है, कौन कौन से एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का मतलब है कि आपने टाँके लगा के छोड़ दिए, पेशेंट की बॉडी में अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमेटिक प्रोसेस की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक में आप देखेंगे तो मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस और पीजी होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेचुरल में आता है कैटगट, ठीक है। कैटगट में प्लेन और क्रोमिक 2 फॉर्म होती हैं, दोनों में से हो सकते हैं। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए दिए नेचुरल सूचर्स कौन कौन से होते हैं, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस और पीजी तो सिंथेटिक फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म में आता है कैटगट, जिसकी 2 फॉर्म है, प्लेन और क्रोमिक। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्बल सूचर्स आर ब्रोकन डाउन बाय, कैसे ब्रोकन डाउन बाय होते हैं, हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है इनमें से। तो अभी हमने क्या देखा था, बैक में देखा था ये वाला, सबसे पहले एब्जॉर्बल सूचर्स देखे थे, उसमें 5 हमने याद किए थे, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस, पीजी और कैटगट। तो इन्हीं में से उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एब्जॉर्बल सूचर है। तो देखो कैटगट है इसमें, ठीक है। कैटगट क्या था हमारा, एब्जॉर्बल सूचर था, वो भी नेचुरल फॉर्म थी इसके, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स आर, नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स वो कौन कौन से हैं, एथिलोन है, प्रोलीन है, नेचुरल में सिल्क, सर्जिकल कॉटन आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 याद कर लो, बहुत है, इतना ही पूछेगा। एथिलोन, प्रोलीन, सिल्क और सर्जिकल कॉटन, ठीक है। बहुत ऑप्शन आर करेक्ट। द आइडियल सूचर मटेरियल शुड भी, आइडियल जो सूचर मटेरियल होता है वह कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नट होना चाहिए, रिएक्ट ना करे, नॉन एलर्जिक होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सारी अच्छी क्वालिटी है सूचर की। नेक्स्ट है कैटगट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कैटगट कहाँ से लिया जाता है। पहली बात तो ये एब्जॉर्बेबल सूचर है। एब्जॉर्बेबल में कौन सा है, नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म में कहाँ से पाई जाती है, ये पाया जाता है शीप के इंटेस्टाइन से, ठीक है। गोट के इंटेस्टाइन से नहीं पाया, सिल्क फॉर्म से नहीं पाया था, हॉर्स से नहीं पाया था। इसका करेक्ट आंसर आएगा शीप के इंटेस्टाइन, उसके सब म्यूकोसा से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं, सिल्क यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोफिलामेंट सूचर्स हैव द एडवांटेज ऑफ, मोनोफिलामेंट जो सूचर है उसमें क्या फ़ायदे होते हैं, लेस टिश्यू ट्रैक, वो टिश्यू को कम खींचेंगे, ठीक है, खिंचाव कम होएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इन्फेक्शन के रिस्क इसमें कम होते हैं, क्योंकि सिंगल फिलामेंट है एक अकेला, बहुत सारे फिलामेंट हो गए तो उनके बीच में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। पर इसका एक डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो नोट सिक्योरिटी, यानी जो आप नोट बांध रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी कम होती है, वो टूट सकती है क्योंकि सिंगल फिलामेंट था, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल जो फिलामेंट, मल्टी फिलामेंट या फिर पॉलीफिलामेंट वाले जो सूचर होते हैं उनमें इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं, पर उसमें नोट सिक्योरिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो गांठ खुलती नहीं है उसकी। नेक्स्ट है एब्जॉर्बल सूचर प्रीफर्ड इन कंटामिनेटेड वाउंड्स इज, ठीक है। कंटामिनेटेड वाउंड्स है उनके लिए कौन सा आप सूचर प्रेफर करेंगे एब्जॉर्बल, तो वो होता है वाइक्रिल, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में आता है। तो उसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि मोनोफिल सूचर कौन कौन, 2 तरह के होते हैं देखो, एक होता है मोनोफिलामेंट, एक होता है पॉलीफिलामेंट। केजीएमए वगैरह का जो पेपर हुआ था, एसजीपीजे का पेपर हुआ था, उन सब में पहले जो ये पूछा गया था कि मोनोफिलामेंट कौन सा है और पॉलीफिलामेंट कौन सा है। तो मोनोफिलामेंट आप याद कर लो, पीडीएस पॉलीडायक्सोनोन, ठीक है, और उसके बाद में पॉलीग्लिपक्रोन 25, इसको नाम दूसरा है मोनोक्रिल, ठीक है। पीडीएस, मोनोक्रिल, डर्मेटलोन और प्रोलीन और स्टेनलेस स्टील वायर, ये सारे क्या है, मोनोफिलामेंट है, ठीक है। जबकि पॉलीफिलामेंट में क्या क्या आ जाएगा, कैटगट आ जाएगा, पॉलीगैलेक्टिन आ जाएगा यानी वाइक्रिल, या फिर डेक्सोन आ जाएगा, सिल्क आ जाएगा, पॉलिएस्टर आ जाएगा,
ठीक है, और एक कॉटन आ जाएगा, लिनन आ जाएगा। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द थिनर सूचर। अब इसकी क्या होती है, नंबरिंग की जाती है सूचर की। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नंबरिंग इसकी शुरू होती है पॉजिटिव नंबर से और जाती है 0 तक। तो जैसे मान लेते हैं कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, एक के बाद आया 0। ठीक है, इसको बोल देंगे 10। ठीक है, उसके बाद में 20, 20, 30, 40। तो ये जितने ज़ीरो लग रहे हैं ना आगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 40 है। मतलब अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 30 और 40 दोनों में से पतला कौन सा है, तो इसके अंदर 1, 2, 3 जीरो हैं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 जीरो हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पतला कौन सा होगा, 40। तो वही इसमें रूल होता है कि पॉजिटिव से जाते हैं 0 की साइड में, जितने ज़्यादा 0 लगे हुए उतना पतला सूचर है। विच इज़ द थिनर सूचर, थिनर कौन सा होगा, 40 आ जाएगा इसके अंदर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबरिंग ऑफ सूचर 1, 2, 3, 4 या फिर 40 इज गिवन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, वो दी जाती है डायमीटर या फिर थिकनेस ऑफ सूचर मटेरियल के थ्रू। ठीक है, लेंथ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, नोट सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, नोट सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, मोनोफिलामेंट पॉलीफिलामेंट पे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर्जिकल टर्म्स, ये लास्ट स्लाइड है हमारे इस वीडियो की। एक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है। ठीक है, और ओटोमी का मतलब होता है कटिंग। ओस्टोमी का मतलब होता है कि फिस्टुला या फिर कोई ओपनिंग बना रहे हैं आप। ठीक है, डेसिस का मतलब सर्जिकल फिक्सेशन। ओरेफी का मतलब होता है रिपेयर करना। ओस्कोपी का मतलब होता है लुकिंग इनटू, यानी उसके अंदर झाँकना। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये सर्जिकल टर्म्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सर्जिकल जो पार्ट था कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ मेरे को लगता नहीं पूछेगा। इसके अलावा आप स्टरलाइजेशन पर अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम कल से मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर बच गए अब मॉडल पेपर के अंदर ही कवर होंगे। सो ये हमारा टॉपिक वाइज MCQs का ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, तो बाकी हम कल से मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।